स्वागत है आप सभी का इंग्लिश कॉमेडी इवोल्यूशन सीरीज़ में। ये इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम समझेंगे कॉमेडी क्लासिकल एज से लेकर के प्रेजेंट एज तक किस प्रकार डेवलप हुई, किस प्रकार इवॉल्व हुई। इस सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट कर लेंगे। चलिए समझते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले कॉमेडी का मतलब समझेंगे या फिर ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, कॉमेडी एक ड्रामा का पार्ट है तो कहीं ना कहीं ड्रामा भी इससे लिंक है और ड्रामा का इवोल्यूशन भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फादर ऑफ कॉमेडी जो कहे जाते हैं एरिस्टोफेन्स, इनके बारे में भी हम जानेंगे, जहाँ पर साइड में एक इमेज दी हुई है, इनके बारे में भी हम समझेंगे। इनको फादर ऑफ कॉमेडी कहा जाता है, यानी कि कॉमेडी के फादर कहा जाता है स्टार्टिंग से। बाकी इंग्लिश कॉमेडी में किसको कहा जाता है कि फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, ये आप बता सकते हैं मुझे। ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, बट फिर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद क्लासिकल एज में ही कॉमेडी का इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, और वर्ल्ड का फर्स्ट थिएटर और फर्स्ट एक्टर कौन रहा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कॉमेडी का क्या मतलब है। कॉमेडी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस की एक शैली है या एक जेनर है। जिस तरीके से ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर, ठीक है, ड्रामा को स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है तो ये ड्रामा का ही एक पार्ट है, एक शैली है, जेनर है। ठीक है, और इसको परफॉर्म इसलिए किया जाता है ताकि जो ऑडियंस है उसको थोड़ा एंटरटेन किया जा सके या फिर लाफ्टर क्रिएट किया जा सके, जो ऑडियंस है उसमें अम्यूज़मेंट क्रिएट किया जा सके। और इसकी जो टोन होती है वो सेटायरिकल होती है, यानी कि इसको हम सिंपली हास्य व्यंग्य बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप जानते हैं ऑलरेडी कॉमेडी के बारे में, तो सिंपल इसे हम बोल सकते हैं कि एक सेटायर होता है, सेटायरिकल लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। इसकी लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी विटी हो, यानी कि बुद्धि का प्रयोग करके, विटी डायलॉग्स का प्रयोग करके ह्यूमर क्रिएट किया जाता है कॉमेडी में। ठीक है, और इसको स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यह लाइट हार्टेड होती है, यानी कि नॉर्मल डायलॉग्स भी होते हैं और हास्य व्यंग्य इससे क्रिएट किया जाता है। ये बेसिक से जानकारी थी। अब हम देख लेते हैं इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि ये जो कॉमेडी है ये किस वर्ड से डिराइव हुई है। तो एक ग्रीक वर्ड है कॉमोडिया। कॉमोडिया आप नाम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि कॉमेडी है तो कहीं ना कहीं यहीं से ये निकल के आ रहा है। तो इसकी व्युत्पत्ति यानी हम एटिमोलॉजी इसको बोलते हैं। ठीक है, जब भी किसी वर्ड की व्युत्पत्ति यानी कि उसका जो वो वर्ड कहाँ से डिराइव हो रहा है, तो वो नॉलेज अगर हम ले रहे हैं तो उसको एटिमोलॉजी भी कहते हैं। तो सिंपल यहाँ पर कॉमोडिया वर्ड से कॉमेडी बनी है। अब कॉमोडिया, इसके भी दो पार्ट होते हैं, यानी ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है कॉमोस और एक है ओइड। तो कॉमोस का मतलब है यहाँ पर फन या फिर रेवल। रेवल का मतलब है आनंद लेना या आनंद से उत्सव मनाना। जैसे आज के टाइम में पार्टीज होती हैं जिनमें अल्कोहल से ड्रिंक वगैरह या फिर जो गाने हैं उन पर डांस परफॉर्म, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। यही सारी चीज़ें पहले भी होती थी स्टार्टिंग में, जिनको हम कॉमोस कह रहे हैं। और इनके साथ में जैसे कि नॉर्मल डांस या सॉन्ग हैं, ये सारी चीज़ें भी होती थी जिनको हम ओइड कह रहे हैं। और ओड आपने कभी सुना हो तो इंग्लिश में ओड यानी कि गीत को बोलते हैं। तो इस तरीके से दो शब्द मिलकर के कॉमोस और ओइड, जिसको हम कॉमोडिया बोल रहे हैं, वही आगे चल करके कॉमेडी बनता है। अब आखिर ये कॉमेडी कैसे ओरिजिनेट हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो देखिए, उस वक्त एक गॉड थे डायनिसिस नाम के, जिनको लोग मानते थे या जिनकी वो पूजा अर्चना करते थे। तो उस वक्त डायनिसिस नाम के गॉड काफ़ी पॉपुलर थे लोगों के बीच में, तो लोग उनको मानते थे। और ये जो है डायनिसिस जो है ये गॉड ऑफ वाइन कहलाते थे या गॉड ऑफ रेवेलरी कहलाते थे। रेवेलरी मतलब होता है जैसे मद्यपान करना, शराब या अल्कोहल पी करके और डांस करना, मौज करना, आनंद लेना, तो इसको हम कहेंगे रेवेलरी। और इसी के गॉड कहे जाते थे डायनिसिस। ठीक है, तो इसीलिए लोगों में धीरे धीरे
जब वो जो स्टोरीज़ हैं, वो जो ड्रामा है, सॉन्ग्स हैं, वो परफॉर्म किया जाने लगा स्टेज पर, तो वहीं से धीरे धीरे कॉमेडी भी ओरिजिनेट हुई। वैसे देखा जाए तो ये जो एंशियंट ग्रीस है, ग्रीस यानी कि ये कंट्री है, ये यूरोपियन कंट्री है, इटली के पास में ही, वहीं से इस कॉमेडी की शुरुआत होती है, वहीं से इसका ओरिजिनेशन माना जाता है। ठीक है, लगभग 486 BC के अराउंड एथेंस में, है ना। इसको मैप में अभी देख लेंगे हम। रेवल्स का मतलब यहाँ पर हमने देखा ऐसे सॉन्ग्स होते हैं, थोड़े सेक्सुअल होते हैं, डांसेस यानी कि अगर डांस वगैरह है तो वो भी उस तरीके से वहाँ पर होते थे क्लासिकल एज में। इसके अलावा ये एक फेस्टिवल भी मनाते थे, ये जो लोग थे ये एक फेस्टिवल मनाते थे, इसको नाम दिया गया यहाँ पर फर्टिलिटी फेस्टिवल। फर्टिलिटी फेस्टिवल्स, अब इसके ना दो मीनिंग हो सकते हैं कि एक मीनिंग तो इन्होंने जैसे मानसून के संदर्भ में दिया होगा, जैसे कि मानसून आता है और जो किसान होते हैं वो अन्न उगाते हैं उस तरीके से, तो एक नेचर के सेंस में भी इसको बोला जा सकता है कि जब नेचर जो है वो फर्टाइल हो जाती है और लोग धान अन्न उगाते हैं, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि ये फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते होंगे। और एक दूसरा मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लेकर भी हो सकता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ से रिलेटेड एक ये अर्थ भी इसका हो सकता है। और आज के टाइम में भी अलग अलग कंट्री है बहुत सारी जिनमें फर्टिलिटी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो इन फेस्टिवल्स में भी ये इन गानों का यूज़ करते थे, ये जो सेक्सुअल सॉन्ग्स है, डांसेस, इनका यूज़ किया करते थे। और ये गाने जो होते थे ये डायनोसिस को डेडिकेटेड होते थे। ठीक है, तो यहीं से जो कॉमेडी है, ड्रामा है, वो धीरे धीरे फ्लरिश करना शुरू हुआ, धीरे धीरे इसका परफॉर्मेंस किया जाने लगा। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें कहाँ से ये क्रिएट हुआ, तो ये आप मैप में भी देख सकते हैं। ये रहा ग्रीस और यहाँ पर ये कैपिटल है इसकी एथेंस, यहाँ से ओरिजिनेशन मानते हैं। तो वैसे इंग्लिश लिटरेचर में भी ये जो ग्रीस हैं, एथेंस हैं, जो ग्रीक पॉपुलेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। जब इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं तो ये जो ग्रीक हिस्ट्री है या फिर जो रोमन हिस्ट्री है, रोमन राइटर्स, ग्रीक राइटर्स, इनको पढ़े बिना हम इंग्लिश लिटरेचर को अच्छे से नहीं समझ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश यहीं से डिराइव हुई है, यहीं से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राइटर्स ने यहीं से कॉपी किया है, तो आगे चल करके बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट भी करती हैं। तो इनको हिस्ट्री में भी डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये इटली के पास ये एक कंट्री है ग्रीस, जिसको यूनान भी कहते हैं हिंदी में, है ना। ठीक है, एथेंस यहाँ पर ये इसकी कैपिटल है और इसको यूनान हिंदी में कहते हैं, यूनानी। ठीक है, जो ग्रीस में रहते हैं लोग उनको यूनानी कहते हैं, हिंदी में कंफ्यूज मत होना। अब चलते हैं आगे, एरिस्टोफेन की बात कर लेते हैं। एरिस्टोफेन इनको फादर ऑफ कॉमेडी कहते हैं, यानी कि इन्होंने सबसे पहले कॉमेडी लिखना शुरू किया, यानी कि 425 BC के अराउंड इन्होंने एक वर्क लिखा था, अकार्नियंस। ये इनका फेमस पॉपुलर वर्क है, 425 BC में लिखा था। यहाँ टाइमलाइन देख सकते हैं एरिस्टोफेन्स की, 445 BC में इनका जन्म हुआ था, यानी 45 BC की बात हो रही है, यानी कि उल्टा ये चलेगा, तो 445 के बाद में ये 425 देख सकते हैं, है ना। ये उल्टे क्रम में ईयर्स चल रहे हैं। तो एरिस्टोफेन्स इस टाइम पीरियड में रहे थे और ये इनका पहला वर्क आया था। इसके अलावा कुछ पॉपुलर वर्क यहाँ पर दिए हैं, जैसे लिसिस्ट्राटा, ये एक एंटी वॉर प्ले है, एंटी वॉर ड्रामा है, यानी कि वॉर के खिलाफ कुछ चीज़ें इन्होंने लिखी है या उसको क्रिटिसाइज किया है। और एक वर्ड और है यहाँ पर, क्लाउड्स। इस वर्क में सोक्रेट्स की मॉकिंग करते हैं, यानी उनके ऊपर ये हास्य क्रिएट करते हैं, सोक्रेट्स के ऊपर। ठीक है, सोक्रेट्स को भी हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसकी भी हम अलग से बात करेंगे जब इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को कवर करेंगे स्टार्टिंग से। सोक्रेट्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा था एरिस्टोफेन्स की लाइफ पर, उनके वर्क्स पे। इसके अलावा यूरिपिडीस और पिंडार, ये दो नाम और हैं। ठीक है, पिंडार और यूरिपिडीस, तो इनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा था इनकी लाइफ पर, एरिस्टोफेन की लाइफ पर। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 वर्क हैं। इसके अलावा और भी हैं, द नाइट्स हैं, द वास्प हैं, द बर्ड्स हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, इसके बाद हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ क्लासिकल कॉमेडी, है ना। अब ये जो क्लासिकल कॉमेडी है इसके इवोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्लासिकल एज में ही 3 अलग अलग टाइप की कैटेगरी हमें देखने को मिलती हैं। जो सबसे पहले कॉमेडी आई उसे हम ओल्ड कॉमेडी कह रहे हैं, और जो उसके बाद आई यानी मिडिल कॉमेडी, कि उनके बाद में भी कुछ राइटर आए जो जिनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट देखा जा सकता है, और फिर आई न्यू कॉमेडी। ठीक है, बाकी इनका टाइमलाइन आप देख सकते हैं BCE है ना। तो ऐसा कोई न्यू कॉमेडी का मतलब यहाँ पर कोई प्रेजेंट एज की बात नहीं हो रही है, क्लासिकल एज ही है, लेकिन वहीं पर अलग अलग 3 कैटेगरी इसमें हो गई हैं। ओल्ड कॉमेडी जैसे 486 BC से लेकर के 404 BC तक, है ना। अभी 455 का हमने देखा था एरिस्टोफेन्स का, ठीक है। तो एरिस्टोफेन कहीं ना कहीं ओल्ड कॉमेडी इसी एज में आते हैं, और यहीं पर उन्होंने लिखा था प्ले ड्रामा। इसके अलावा मिडिल कॉमेडी में भी एरिस्टोफेन रहते हैं, ठीक है। 336 BC तक इसका टाइमलाइन है। वैसे टाइमलाइन नहीं भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप इतना याद रख सकते हैं। इनकी 3 कैटेगरी हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ओल्ड कॉमेडी ये जो है लगभग 5th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड को मानते हैं। ये पहला फेज था, जैसा कि अभी हमने बताया, ये कॉमेडी का या ड्रामा का पहला फेज था, ठीक है। एंशियंट ग्रीक कॉमेडी का फर्स्ट फेज था। यहाँ पर ज़्यादातर जो सॉन्ग्स डांसेस होते हैं वल्गर होते थे, या जो सेटायर होता था वो वल्गर ही होता था। अशिष्ट हास्य व्यंग्य इसको बोल सकते हैं। सेटायर का मतलब होता है हास्य व्यंग्य, और ये जो व्यंग्य होता था ये अक्सर रिलेटेड होता था पब्लिक से, पॉलिटिक्स से, या सोशल इश्यूज से। यानी कि समाज में कोई सोशल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिक्स हैं, तो उनके ऊपर इस प्रकार की रचनाएं क्रिएट की जाती थी जिनसे कि हास्य क्रिएट हो, ठीक है। और इसी कॉमेडी को आगे एथेनियन ओल्ड कॉमेडी के नाम से भी जाना गया, ठीक है, विच वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड एज डायनीजिया फेस्टिवल्स। तो उस टाइम पर डायनीजिया फेस्टिवल्स होते थे, और उन फेस्टिवल्स में इन कॉमेडी को परफॉर्म किया जाता था स्टेज पे। अब स्टेज की बात भी हम करेंगे कि किस तरीके से स्टेज होता था, और पहला स्टेज कौन सा था, पहला एक्टर कौन था, सारी बात करेंगे अभी। एथेंस में ही इनको परफॉर्म किया जाता था। डायनीजिया फेस्टिवल कहाँ से आया, तो गॉड डायनासिस से आया, ठीक है। ये 486 BC की बात हो रही है। थोड़ा सा कनेक्ट करके चलेंगे तो ठीक रहेगा। ईयर्स को ज़्यादा याद नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इवेंट्स को कनेक्ट करने में हमारी हेल्प होती है, इसीलिए बस इन ईयर्स को पढ़ते चले दिमाग में। और इसमें एरिस्टोफेन्स जो थे ये रिप्रेजेंटेटिव राइटर थे, ठीक है, ओल्ड कॉमेडी के। देन मिडिल कॉमेडी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर नहीं थे, बस ये 2-3 नाम इम्पोर्टेंट हैं कि ये जो मिडिल कॉमेडी है ये डेवलप हुई थी एक वॉर के बाद, एक युद्ध हुआ था, उसके बाद में ये कॉमेडी डेवलप हुई थी। यानी उसके बाद में कुछ राइटर आए थे जिन्होंने कॉमेडी के बारे में लिखा था, इसीलिए इसको मिडिल कॉमेडी कहा गया है। पेलोपोनेशियन वॉर है, इसको पढ़ना ही ठीक रहेगा, वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटीफेंस एक राइटर हुए थे, एलेक्सिस हुए थे, और अलेक्जेंड्राइड्स हुए थे, ठीक है। ये थे मिडिल कॉमेडी में। देन उसके बाद न्यू कॉमेडी में ये इमर्ज हुई थी अलेक्जेंडर की डेथ के बाद, ठीक है। अभी हमने मैसेडोनिया एक कंट्री देखी थी मैप में, ठीक है, ये रही मैसेडोनिया, ठीक है। तो यहीं से जो अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, उन्होंने पूरे यूरोप पर कंट्रोल किया था। देन वो इंडिया तक भी आ गए थे, ठीक है। तो जब उनकी डेथ हुई उसके बाद में न्यू कॉमेडी में कुछ राइटर आए थे, जैसे मिनेंडर हैं एक नाम, ये पॉपुलर हैं। इनका एक वर्क है डायस्कोलोस, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको द ग्राउंच भी कहते हैं। तो मिनेंडर थे न्यू कॉमेडी में, 323 BC के लगभग उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद का जो टाइम है, ठीक है। फिर प्लॉटस और टेरेंस जो थे ये रोमन प्लेराइट थे। प्लॉटस और टेरेंस ये थे रोमन प्लेराइट, न्यू कॉमेडी में इनको इंक्लूड किया गया है। अब हम देखते हैं दुनिया के पहले थिएटर के बारे में कि इसके बारे में क्या है। जो वर्ल्ड का पहला थिएटर है उसको बोलते हैं थिएटर ऑफ डायनासिस, यानी गॉड डायनासिस के नाम से ही इस थिएटर का नाम भी है, द थिएटर ऑफ डायनासिस इन एथेंस, जो कि कहाँ पर है, एथेंस में है।
बिल्ट अराउंड 500 BC, यानी कि 500 BC के अराउंड इसको बिल्ट किया गया था एथेंस ग्रीस में, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न ड्रामा। वेस्टर्न ड्रामा का बर्थ प्लेस भी क्या है, एंशियंट ग्रीस एथेंस या थिएटर ऑफ डायनासिस। इसको हम इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से थिएटर हुआ करता था। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इस तरीके से पत्थरों को काट करके थिएटर बनाया गया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि पत्थरों को या चट्टान को काट करके एक थिएटर बिल्ड किया गया है, ठीक है। ये ओपन रूफ थिएटर है जहाँ पर देखो एक स्टेज है, ये इस तरीके से यहाँ पर ड्रामा परफॉर्म होता था। और ये बैक स्टेज है, यहाँ पर वो तैयारी करते थे या रेडी होते थे, कैरेक्टर्स डायलॉग परफॉर्म किया करते थे या उनका रिहर्सल किया करते थे। देन उसके बाद यहाँ पर ये उसको परफॉर्म किया करते थे और ऑडियंस इस तरीके से बैठा करती थी। तो ये देख सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, द थिएटर ऑफ डायनासिस, ठीक है, इसका नाम याद रखना है। अब हम बात करते हैं दुनिया के पहले एक्टर के बारे में कि एक्टर कौन था। वर्ल्ड का पहला एक्टर था थेस्पिस, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। द फर्स्ट नॉन एक्टर एंड एंशियंट ग्रीक पोएट, ठीक है, ये एक पोएट भी थे, ग्रीक पोएट, और ये पहले एक्टर थे थेस्पिस, नाम याद रखना है इसको। इसके बाद में बहुत सारे एक्टर्स ने इनकी कॉपी करी, ठीक है, इमिटेट यानी कि नकल करना, जिसको ग्रीक भाषा में माइमेसिस कहते हैं, ठीक है, वॉज फंडामेंटल अलोंगसाइड रिचुअल एंड स्टोरी टेलिंग, यानी स्टोरी टेलिंग पॉपुलर थी, साथ ही साथ एक फंडामेंटल रिचुअल था इमिटेशन का, यानी कि नकल करने का। तो लोग धीरे धीरे इनकी एक्टिंग भी किया करते थे। तो जो लोग इनकी एक्टिंग करते थे बाद में चल कर के उन्हीं को थेस्पियंस भी बोला गया है, हु फॉलोड थेस्पिस, यानी और भी ऐसे एक्टर हुए जिन्होंने थेस्पिस की एक्टिंग की और बाद में वो चल कर के वो भी फेमस हुए और उन्हीं को थेस्पियन नाम से भी जाना गया। तो ये थी सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप करके कवर की हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि कॉमेडी कैसे इवॉल्व हुई, किस तरीके से धीरे धीरे आगे चल कर के वो पोस्ट मॉडर्न एज तक किस तरीके से इवॉल्व होती है। तो यहाँ से उसकी शुरुआत थी कॉमेडी की। इसके बाद बाकी के प्रीवियस वीडियो जो है वो आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लेना ऑलरेडी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट कंटेंट मैं अपलोड करूँगा और अलग अलग टॉपिक्स पर लॉन्ग वीडियोस भी आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।